नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम कक्षा छठी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ेंगे जंतुओं के समूह कैसे बने। तो पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2-3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ और विस्तार से चर्चा करें। क्रियाकलाप दोनों, आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। तो ये है बच्चों, ये कछुआ, ये खरगोश, ये तितली, ये मेंढक, ये चिड़िया, ये चींटी, ये सांप और ये है गाय, ये मछली। जंतुओं में विविधता। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम तालिका 2.5 देखेंगे बच्चों। तालिका 2.5 में क्या दिया गया है। तालिका 2.5 में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। क्रम संख्या 1, जंतु का नाम, गति का प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर अंग। तो पहला देखेंगे हम, जंतु का नाम है चींटी। तो चींटी शरीर का अंग है, मतलब गति के लिए उसका, चींटी कहाँ कैसे चलती है, तो टांगे। दूसरा है बकरी। तो जंतु का नाम है बकरी और गति का प्रकार है चलना और कूदना। तो बकरी क्या करती है, चलती है और कूदती है। और कैसे चलती है, टांगों से चलती है। तीसरा है कबूतर। कबूतर गति का प्रकार है उड़ना और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग है, तो इसका अंग है पंख। चौथा है बच्चों मक्खी। गति का प्रकार है चलना और उड़ना। तो मक्खी के गति का प्रकार है चलना और उड़ना और गति के लिए प्रयुक्त शरीर का अंग है, तो क्या है, पैर और पंख। पांचवा है मछली। शरीर के अंग है पंख। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम में हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतु को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक
आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक से परिचय। तो हम एक वैज्ञानिक से परिचय होंगे बच्चों, जिनका नाम है जानकी अम्माल, जिनका जन्म हुआ था 1897 में और उनकी मृत्यु हुई 1984 में। ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता की संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जलविद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। और भी जाने। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 देखी। 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइट शरीर और फिन मतलब पंख होते हैं। चित्र 2.8 का बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। चित्र 2.8 जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न है। ये है बच्चों मछली और यह है बकरी। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है और बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। क्रियाकलाप 2.10। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तो तालिका 2.6 को देखें और शाम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। तालिका 2.6 विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। क्रम संख्या मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, महासागर में, जंगल में, अन्य में। पहला है ऊंट। तो मरुस्थल में ऊंट, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष, महासागर में मछली, जंगल में शेर और मरुस्थल में अन्य। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं।
मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे। ये है बच्चों नागफनी के पौधे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी चित्र 2 के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार चित्र 2-10 के वृक्षों को देखा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंखवाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी होती हैं। ये है देवदार का वृक्ष बच्चों, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट चित्र 2-11 और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट चित्र 2-12 देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं? ये है राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट बच्चों, और ये है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। तो ये है बच्चों गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाला ऊँट। तो इनके पैर कैसे होते हैं? इनके पैर होते हैं लंबे, जिनमें चौड़े खुर होते हैं, और ये हैं खुर जो कि चौड़े होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती है? कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी की
नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस। चित्र 2.13 के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे। चित्र 2.13 ये है बच्चों नीलगिरी में बुरांस। ये है नीलगिरी में बुरांस का पौधा। इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बनता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है और उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। विशिष्ट विशेषताओं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई जैसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र है। समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम एक और वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे बच्चों। वैज्ञानिक से परिचय करेंगे। ये है सालिम अली। क्या नाम है इनका? सालिम अली। 1896 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। तो सालिम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान और रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास
क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे वे जैव विविधता की हानि होती है। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोंडवाना के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये है बच्चों बंगाल का बाघ और ये है चीता और ये है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या आप जानते हैं? परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधि पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए और भी जानें। हम अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके।